तो नमस्कार, मैं नीतीश आप लोग को एजुकेशन आप विद नीतीश में स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा 2025 का सेट नंबर 1 का दूसरा सीरीज। मुख्य आकर्षण जो इसका है बीपीएससी असिस्टेंट हेतु उपयोगी, बीएसएससी 10+2 एवं सीजीएल 4 हेतु उपयोगी। पूर्णतः जो है नवीनतम पद्धति पर आधारित है। सभी प्रश्नों की तार्किक एवं विस्तृत व्याख्या जो है हम इसमें बता रहे हैं। टोटल जो है 15 सेट है। हम जो है आपको 15 सेट टोटल का टोटल करवाएंगे। वीडियो लंबा होने के कारण जो है हम है जो इसमें क्वेश्चन जो करीब 10 से 12 मिनट का ही वीडियो लेकर आते हैं ताकि आप लोग को देखने में कठिनाई न हो। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक जो पहला सेट आ गया था, सेट 2 जो है क्वेश्चन नंबर 21 से है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करता है? सिक्किम। सिक्किम जो है 3 देश नेपाल, भूटान और चीन के से सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, चीन, म्यांमार के साथ लगता है। असम राज्य की सीमा जो है भूटान तथा बांग्लादेश के साथ लगता है। सिक्किम की सीमा 3 देश के साथ कौन कौन? नेपाल, भूटान और चीन। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, चीन, म्यांमार और असम की सीमा भूटान तथा बांग्लादेश के साथ लगती है। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित है? तो दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में है। हेमसी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? तो कर्नाटक में नहीं, लद्दाख में स्थित है। यह क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दरहा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें हरियाणा दिया गया है, लेकिन दरहा राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। यह घड़ियाले, पतले मुंह वाले मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जंगली सुअर और तेंदुआ और हिरन भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस राज्य में दूधसागर जलप्रपात स्थित है? तो गोवा में जो है दूधसागर जलप्रपात स्थित है। गोवा में जो है जलप्रपात दूधसागर नदी मांडवी नदी के किनारे, कर्नाटक में कुंचिकल बराही नदी के किनारे, मध्य प्रदेश में एना नर्मदा नदी के किनारे, तमिलनाडु में होगेनकल कावेरी नदी के किनारे, तमिलनाडु में पाइकरा, राजस्थान में जलप्रपात चुलिया जलप्रपात है जो कि चंबल नदी के किनारे है। झारखंड में हुंड्रू स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। ब्रातिस्लावा निम्न में से किस देश की राजधानी है? स्लोवाकिया के। इस बिहार एसएससी इंटर लेवल हो, बिहार एसएससी सचिवालय हो, चाहे बीएसओ हो, आपको राज्य राजधानी का क्वेश्चन जो है 3 से 4 जो है पूछा जाएगा। 1-2 विदेश से और 1-2 भारत का भी रहेगा। इसीलिए इसमें जो है ब्रातिस्लावा किस देश की राजधानी है? तो स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, कोसोवा की राजधानी प्रिस्टिना, मोल्डोवा की राजधानी किसिनेव, मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपेज पजे, पापुआ न्यू की राजधानी पोर्ट मोरस्बी, मलावी के लीलागवे। आप लोग जो है राजधानी बढ़िया से रट लें ताकि एग्जाम में आपको न छूटे। गिब्सन और विक्टोरिया निम्न में से किस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है? तो इसमें जो है इनमें से कोई नहीं। अब आइए इसका जो बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल गिब्सन और विक्टोरिया है। इसमें जो है अफ्रीका, यूरोप, एशिया दिया गया था, लेकिन बिस्टन और गिब्सन और विक्टोरिया जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इस पर्वत श्रेणी और महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कोसियुस्को 2228 मीटर है। यह सबसे छोटा महाद्वीप है, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। निम्नलिखित राज्यों में तथा उनके विधानसभा सीटों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो उड़ीसा में जो है इसमें 149 सीट दिया गया है, लेकिन उड़ीसा में जो है 147 सीट है। आंध्र प्रदेश में 175, तेलंगाना में 119, हरियाणा में 90, आंध्र प्रदेश में 175, उड़ीसा में जो है 147 सीट है, तेलंगाना में 119 सीट है, हरियाणा में 90 सीट है, मध्य प्रदेश में 230 सीट है, असम में 126 सीट है और बिहार में विधानसभा के 245 सीट है। हिमाचल प्रदेश में 68 सीट है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में 70 सीट है। अब आइए 104 में संविधान संशोधन 2019 के द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन कर लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के प्रावधान को 2030 तक बढ़ा दिया गया है? अनुच्छेद 334 में संशोधन करके।
वर्तमान में 104 में संविधान संशोधन 2009 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इनमें से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य जो है भारतीय संविधान का 7वें अनुसूची में 3 सूचियां हैं, जिसमें संघ सूची, राष्ट्र सूची तथा समवर्ती सूची शामिल है। इन सूचियों में उन विषयों को सूचीबद्ध किया गया है जिन पर विभिन्न विधायी निकायों द्वारा विधि निर्माण का अधिकार होगा। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों का आवंटन को परिभाषित करने के लिए 7वीं अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। किसी विषय को इन तीनों सूचियों में से किसी सूची में शामिल नहीं हो तो वह अपशिष्ट सूची के अंतर्गत माना जाता है। संसद का अपशिष्ट सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, साइबर कानून जैसे विषय इसी विषय सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची के अंतर्गत आता है विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, भारत की रक्षा, युद्ध और शांति, राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्र सूची के अंतर्गत आता है लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, कृषि आय पर कर, भूमि और भवनों पर कर, खनिज संबंधी अधिकारों पर कर। संपत्ति सूची के अंतर्गत आता है वन, वन्यजीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण, शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, कीमत नियंत्रण। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। 77वां 77वां संशोधन अधिनियम 1995 जो है 77वां संविधान संशोधन द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के प्रोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं सूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या बढ़कर 18 हो गई थी। 72वां संविधान संशोधन अधिनियम में त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब आइए निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो एच बरदाचारी जो थे सदस्य नहीं थे। संविधान सभा की समितियों में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति को नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। इनमें कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसमें अध्यक्ष बनाया गया था। एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव इन्हें बी.एल. मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। टी.टी. कृष्णमचारी, इन्होंने डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद इनकी जगह ली। मोढेरा गांव के संदर्भ में क्या सही है? भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव गुजरात के मेहसाना जिले का मोढेरा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में यह गांव आत्मनिर्भर है। यह गांव अपने सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। भारत में पहला झुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर पाक की खाड़ी में बनाया गया है। त्रिपुरा राज्य के दंसपारा गांव को भारत का पहला जैव गांव स्थापित किया गया है। यहाँ सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण, बायोगैस प्लांट और जैविक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजित सुविधा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को अपनाया गया? तो नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधारों पर नरसिम्हन समिति द्वारा तरलता समायोजन सुविधा की सिफारिश की गई और इसे 1998 में आरबीआई द्वारा पेश किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बैंकों को पुनर्खरीद समझौता, रेपो के माध्यम से धन उधार लेने या रिवर्स रेपो समझौते के माध्यम से आरबीआई का धन उधार देने के लिए तरलता समायोजन सुविधा एलएएफ का उपयोग करता है। एलएएफ एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा किया जाता है, जो अर्थव्यवस्था में तरलता या मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सेचलम अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश जो है भारत के कुछ प्रमुख जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र निम्न है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र राज्य नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, नंदा देवी उत्तराखंड में, नोकरेक जो है मेघालय में, शेषचलम आंध्र प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में, पन्ना मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल उड़ीसा में। विशु उत्सव का नव वर्ष के रूप में किस राज्य द्वारा मनाया गया जाता है? केरल में। विशु उत्सव भारत के केरल राज्य में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। यह सामान्यतः अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है।
यह मलयाली हिंदुओं के लिए नया वर्ष है और फसल का त्यौहार भी है। नुआखाई जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। गुड्डी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बंगाला, मेघालय और असम में मनाया जाता है। उगादी आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में मनाया जाता है। विशु केरल में मनाया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? मूल्यह्रास। मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन एक आर्थिक प्रक्रिया है। इसमें किसी समिति एसेट का मूल्य समय के साथ घट जाता है। यह घटाव उपयोग समय या अन्य कारकों जैसे कि टेक्नोलॉजी में बदलाव या बाजार की स्थिति के कारण हो सकता है। पारिस्थितिक अस्थायी अर्थव्यवस्था यह नारा किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन के समय ही पारिस्थितिक अस्थायी अर्थव्यवस्था है का नारा दिया था। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में किया गया। इस आंदोलन का नाम पेड़ों को लकड़हारों से बचाने के लिए प्रदर्शनकारियों द्वारा पेड़ों को गले लगाने से पड़ा था। इस आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी। यह आंदोलन लकड़ी के ठेकेदारों द्वारा बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने के खिलाफ हुई थी। इस आंदोलन में ग्रामीण महिलाओं ने गौरा देवी मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यूएनडीपी के द्वारा। मानव विकास सूचकांक HDI एक सांख्यिकी उपकरण है जिसका उपयोग किसी देश की सामाजिक और आर्थिक आयामों में उसकी समग्र उपलब्धि को मापने के लिए किया जाता है। किसी देश के सामाजिक और आर्थिक आयाम लोगों के स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा प्राप्ति के स्तर तथा उनके जीवन स्तर पर आधारित होते हैं। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूल हक ने 1990 में HDI बनाया था जिसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा देश के विकास को मापने के लिए किया गया है। HDI में निम्न कारक शामिल होते हैं: स्वास्थ्य, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, जीवन स्तर प्रति व्यक्ति, सकल राष्ट्रीय आय। प्रत्येक वर्ष UNDP अपनी राष्ट्रीय रिपोर्ट में जारी HDI रिपोर्ट के आधार पर देशों की रैंकिंग जारी करता है। HDI किसी देश के विकास के स्तर पर नजर रखने के लिए सबसे अच्छे उपकरणों में से एक है। यह था मेरा आज का एडिटोरिया का सेट नंबर 1 का दूसरा सीरीज। आप लोग जो है हमारे चैनल पर बने रहे, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें ताकि जो भी हम वीडियो लाए आपके पास आसानी से पहुंच जाए और आप लोग जो है इसका तैयारी कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से भी जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।